द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप माने सबसे प्रचलित रूप यही होता है। इसमें द्विघात बहुपद का जो गुणांक है उसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, a और b और c। शून्यक होते हैं दो, एक अल्फा और एक बीटा। द्विघात बहुपद का ये जो है व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, और इसके शून्यक जो है गुणांक जो है a b और c होता है, और शून्यक जौन बा वो होता है क्या होता है, अल्फा और बीटा। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इनमें क्या संबंध होता है, शून्यक और गुणांक में संबंध होता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस b बटा a के बराबर होता है। जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो c बटा a के बराबर होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि थोड़ा रिवीजन भी कर लें, समझ में आएगा। अब 4 पार्ट में पढ़ना है। जो द्विघात बहुपद है इसके जो शून्यक है हम लोग अल्फा और बीटा, देखो ए बी सी, तो इसमें से हम देख मान लो एक एग्जाम्पल एक लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस मान लो कि 4 है। तो यह जो है एक द्विघात बहुपद है, एग्जाम्पल है उसका। तो इसमें से गुणांक तो हम लिख लेंगे, a का मान लिख लेंगे, b का मान लिख लेंगे, c का मान लिख लेंगे। जो x² है उसके साथ हमेशा ये रहता है, a का मान कितना है, 2। ये गुणांक है। x के साथ हमेशा b रहता है, देखो x के साथ b रहता है। अब b का मान कितना है, 3 है। और जो बिना चर के रहे, चर हम लोग जानते हैं जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जैसे x है, x का मान कहो 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। इसका मान कोई एकदम फिक्स नहीं है। x का मान कोई फिक्स नहीं, इसका मान बदलता रहता है। तो ये सब जितनी संख्या है x y z ये सब चर है। और जो ये है जिसका मान 2 बराबर कुछ हो सकता है, 2 के बराबर है, 2 बराबर 8 होगा, इसका मान नहीं बदल सकता, ये 2 है तो 2 ये रहेगा। तो ये वाला है क्या है, अचर है। और जब चर और अचर आपस में मिलते हैं तो किसका गणितीय चिन्हों के द्वारा मिलते हैं तो बहुपद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बहुपद। ये सब हम बताए हैं, बहुत बार बताए हैं। बहुपद का प्रकार होता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ये भी बताया। जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी, जिसमें 2 पद होता है उसमें उसे द्विपदी, जिसमें 3 पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। घात के आधार पर भी बहुत बहुपद बताए हैं। जिसमें चर जो है उसका अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो घात के आधार पे हो गया। वही जिसका जो अधिकतम चर का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और उसी द्विघात बहुपद को हम लोग पढ़ रहे हैं किस पाठ में, पाठ 4 में।
पार्ट 2 में भी पढ़े थे प्रश्नावली 2.1, 2 और 3। अब एक बार फिर से शुरू से, द्विघात जो बहुपद है किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसका रूप कैसा होता है? तो ऐसा होता है। उसका एग्जाम्पल कैसा होता है? तो देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल। तो जो द्विघात बहुपद है, चाहे कोई भी बहुपद है, जितने बहुपद के घात होते हैं उतने शून्यक होते हैं। रैखिक का एगो घात होता है, ऊपर शून्यक एगो होगा। द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद का 2 गो वो शून्यक होगा। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है, तो उसका शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। त्रिघात के शून्यक 3 गो, अल्फा, बीटा और गामा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद पार्ट 4। ये सब पहले हम पढ़ा चुके हैं पार्ट 3 में, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे यह एक बहुपद है, इसमें चर x है, इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो यह कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। एक भी है, लेकिन अधिक से अधिक कितना है? 2 है। कम से मतलब नहीं है, अधिक कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। गुणांक इसके 3 गो होंगे, a, b और c। शून्यक कितने होंगे? 2 गो, अल्फा और बीटा। गुणांक और शून्यांक में जो संबंध होता है, शून्यांक को हम लोग मूल भी कहते हैं। गुणांक और शून्यांक में जो संबंध होता है, ये होता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो -b/a के बराबर होता है। जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो होता है c/a के बराबर होता है। ये सब हम लोग पढ़े। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये द्विघात बहुपद है इसका शून्यक तो हम लोग उसी में देख के, जैसे ये है x³ + x² + x + 1। इसमें जो चर है x है, x का अधिकतम घात कितना है? 3 है। दुइयो है x का, x के पावर कुछ नहीं है मतलब 1 भी है। ठीक है, रैखिक द्विघात त्रिघात तीनों बहुपद नहीं ना है, ये कोई एक ही ना बहुपद है, किसी एक प्रकार का बहुपद है। इसमें चर का अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो ये वाला त्रिघात बहुपद है। अधिकतम घात देखते हैं, अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3, तो त्रिघात हो जाएगा। अधिकतम घात 2 रहेगा तो द्विघात हो जाएगा। अधिकतम घात 1 रहेगा तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो अभी हम लोग कौन पढ़ रहे हैं? द्विघात बहुपद। जैसा ये हो गया, ये देखो ये चर है x, अब प्लस में जुट गया क्या? अचर 2। अब प्लस के साथ ही जुट गया तो ये जो बना ना, ये क्या बना? ये बना बहुपद। क्या बना? बहुपद। अब बहुपद का प्रकार अब पढ़ेंगे हम लोग, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, घात के आधार पर रैखिक, द्विघात और त्रिघात। जब पावर में देखो, इसमें चर का जो चर है इसका अधिकतम पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। जब 1 है तो वो क्या है? रैखिक है। जब पावर में अधिकतम 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा। पावर में अधिकतम 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा? त्रिघात हो जाएगा। तो घात के आधार पे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। अब हम लोग देखेंगे, अभी तो समझ गए हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, इसका रूप कैसा होता है, गुणांक कितने होते हैं, शून्यक कितने होते हैं, और इनमें संबंध क्या होता है। जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो -b/a के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a के बराबर होता है। इस टाइप के वो प्रश्न भी हम लोग पढ़ेंगे, चाहे परीक्षा में पूछता है। कैसे पूछेगा?
मान लीजिए कि वो समीकरण देगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिख देते हैं में शून्यकों का योग कितना होगा, शून्यकों का योग बताएं। एक बहुपद है, इसमें पूछ रहा है शून्यकों का योग, तो शून्य कौन कौन होता है, वो अल्फा, वो क्या होता है बीटा, और उसका क्या पूछ रहा है योग, योग माने क्या प्लस, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी या बटा ए, तो माइनस बी गुणांक देखो x के साथ बी रहता है, कितना है 3, ए का मान कितना है 2, ये आंसर हो गया -3/2। अब ये एक और विधि से बन सकता है कि हम इसका वो निकालेंगे शून्य, अल्फा और बीटा निकलेगा ना, मान लो गुणांक तो ए बी सी होता है, हम लोग देख के लिख देते हैं ए बी और सी, लेकिन शून्य कैसे निकलता है, तो शून्य हम लोग निकालते हैं। अब वही सीखना है कि शून्य कैसे निकाला जाता है, शून्य कैसे निकाला जाता है। तो जो शून्य निकालने की विधियां हैं उन्हीं के बारे में अब पढ़ना है पाठ 4। हम एक प्रकार से दो जो प्रश्नावली 2 था उसमें एक प्रकार हम लोग पढ़े हैं, अब पढ़ना है हम लोगों को शून्य निकालने की विधि। तो शून्य हम लोग 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। द्विघात बहुपद के जो शून्य अल्फा और बीटा हैं उनको हम लोग निकालेंगे कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। एगो कौन विधि, गुणनखंड विधि, एक द्विघाती सूत्र और एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। शून्यक निकालने की विधि कितनी है, 3 वो। एक विधि है गुणनखंड विधि और एक विधि है द्विघाती सूत्र विधि और एक विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। 3 विधि से हम लोग शून्यक निकाल सकते हैं द्विघात बहुपद का, जिसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब हमारे लिए ये है, अगर हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद कैसा होता है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि उसका गुणांक कब होता है, शून्यक कितने होते हैं, उनके गुणांक और शून्यक में क्या संबंध होता है, जो शून्यक है उसे हम लोग कैसे निकालेंगे। शून्यक हम लोग 3 विधि से निकालेंगे। एक विधि है गुणनखंड विधि और एक द्विघाती सूत्र विधि और एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। सबसे आसान और जल्दी बनाना है तो उसका हम प्रयोग करेंगे कौन विधि, गुणनखंड विधि। लेकिन हमारे लिए सबसे उपयुक्त कौन है, तो वो है हमारे अनुसार, हमको लगता है कि सबसे जो उपयुक्त विधि है ये है द्विघाती सूत्र विधि। कुछ ऐसे भी गुणनखंड आ जाते हैं, द्विघात बहुपद आ जाते हैं जिनको इन विधियों से बनाने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन ये वाला विधि है हमारे अनुसार, ये हम पूरा किताब में लिखा हुआ नहीं बता रहे हैं, हमको लगता है कि ये सबसे अच्छा विधि है, अच्छा भी है और आसान भी है। इसका सूत्र होता है, ये भी है कि कोई अगर द्विघात बहुपद है x² + bx + c = 0, तो इसको हम पहले जांच कर सकते हैं कि इसका शून्यक निकलेगा कि नहीं निकलेगा, शून्यक है या नहीं है।
और कोई भी समीकरण लेके बनाने लगेंगे तो नहीं बनेगा, उसका कुछ पैटर्न है। इसका हम लोग पहले चेक कर सकते हैं कि इसका शून्यक जो है ना अल्फा और बीटा वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब निकलेगा तो कोनो विधि से निकलेगा और नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, लेकिन पहले हम लोग चेक करेंगे निकलेगा तो कैसा होगा। दो शून्यक है ना अल्फा और बीटा, ये हो सकता है कि दोनों अलग अलग होगा, एक मान अलग होगा, इसका मान अलग होगा। निकलेगा तो ये भी हो सकता है कि एकरो मान उतने हो एकरो मान उतने हो, दोनों बराबर हो। तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, विवेचक या विविक्तकर, जिसे हम लोग बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। इसका शून्यक जो द्विघात बहुपद है उसका शून्यक है कि नहीं है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, होगा तो कैसा होगा, उसको चेक करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विवेचक का। विवेचक और विविक्तकर का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डी। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 माने 4ac। अब बी ए सी क्या है? गुणांक है। ए बी सी होता है ना गुणांक, ए बी और सी, तो वैसा ही बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी भी गुणनखंड को बनाते समय अगर मान लो कोई समीकरण दिया है, बोल रहा है गुणनखंड इसका शून्यक निकाले, तो कंफर्म है कि उसका शून्यक है तभी दिया है कि निकाले। अगर दे दिया है कि पता करें इसका शून्यक है कि नहीं है, मूलों की प्रकृति बताए, मूल बताए, शून्यक को ही मूल बोलते हैं, मूलों की प्रकृति बताएं, मतलब कि बताएं कि उसका मूल कैसा है। तो कैसे बताएंगे? डी निकाल कर बताएंगे। डी निकालेंगे तब तो पता चलेगा कि इसका मूल कैसा है, शून्यक कैसे हैं। दोनों शून्यक के बारे में कुछ कह सकते हैं हम लोग, अल्फा और बीटा के बारे में हम लोग बता सकते हैं। कब? जब डी निकालेंगे तब। डी को हम लोग क्या बोलेंगे? विवेचक या विविक्तकर। अब जैसे एक समीकरण हम दे रहे हैं, तीनों विधि को हम बताएंगे, गुणनखंड विधि भी बताएंगे। आज विवेचक तक ही रहने देते हैं, ये एकदम पहला क्लास है, ऑनलाइन पढ़ाने का हम कोशिश कर रहे हैं। कोरोना जोन करवा देवे, आर्थिक कमी महसूस हो रही है, इसलिए कुछ आय का जुगाड़ लगा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो कार्य प्रगति पे रहेगा, अच्छा ना लगे तो कार्य को यहीं पर स्थगित करके हम भी कोरोना खत्म होने का इंतजार करेंगे, फिर टेबल कुर्सी पर बैठकर ऑफलाइन क्लास का अनुभव शेयर करेंगे। जैसे मान लो कि एक हम समीकरण अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं, तो कैसा होता है पहले बता देते हैं डी के बारे में। विवेचक या विविक्तकर, डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं किसी समीकरण का, वो पूरा निकालेंगे कैसे हम अभी बता रहे हैं। तो क्या होगा, कैसा मूल होगा, तो 3 किस्म का होगा। डी 3 किस्म का हो सकता है। डी बड़ा हो सकता है किससे, 0 से। ये जो विवेचक है ना वो 3 किस्म का हो सकता है, या तो 0 से बड़ा आएगा, तो डी बराबर क्या हो सकता है, 0, ना तो डी छोटा हो सकता है किससे, 0 से। 0 से छोटा मतलब क्या, ऋणात्मक। 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक माने माइनस में हो सकता है, डी माइनस में जाएगा। डी बढ़ 0 से मतलब कि 0 से बढ़ प्लस में, और डी बराबर 0 मतलब कि 0 आएगा, बनाएंगे ना जब डी तो कितना आएगा, 0 आएगा। और डी छोटा होगा 0 से मतलब कि माइनस में आएगा। तो जब देखो, जब डी बड़ा होगा 0 से तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है मतलब है, मेरा कुछ अस्तित्व है तभी ना पृथ्वी पे है। अब डायनासोर का अस्तित्व है, नहीं है, क्योंकि वो पृथ्वी से न पड़ता है। इसमें क्या है कि मूलों का अस्तित्व है, निकलेगा तो कैसे होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। मूलों का अस्तित्व है और दोनों मूल जो होंगे ना अलग अलग होंगे, मतलब अल्फा कुछ और बीटा कुछ और। मतलब कि अल्फा यदि 2 आएगा ना तो बीटा कितना आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, माने दोनों का मान अलग अलग होगा। कब, जब डी बड़ा होगा केकरा से, 0 से, तब इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व है और दोनों मूल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। एक होगा कब, जब डी निकालेंगे हम लोग, वो कितना आएगा, 0, तो वो मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व है, होगा। और दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। डी जब बराबर होगा 0 से तो मूलों का अस्तित्व है, उसमें भी मूल निकलेंगे, लेकिन दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि अल्फा अगर 2 है ना तो बीटो कितना आएगा, 2 ही आएगा, दोनों बराबर होंगे, जितना मान इसका उतना मान इसका। और जब डी छोटा होगा 0 से माइनस में आएगा डी, तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। डी बड़ा होगा 0 से, मूल का अस्तित्व है, दोनों मूल अलग अलग होगा। मूल माने शून्य, एगो अल्फा एगो बीटा, और दोनों के मान अलग अलग हो, अल्फा कुछ अलग होगा, बीटा कुछ अलग होगा। और जब डी बराबर 0 होगा तो मूलों का अस्तित्व है, लेकिन दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। और जब डी छोटा होगा 0 से, माइनस में आएगा डी, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। माने उसका हम लोग शून्य निकाल नहीं सकते कोनो विधि से। जब मूलों का, जब डी जगह माइनस में आएगा तो हम लोग उसका मूल नहीं निकाल सकते हैं। 2 स्थिति में निकलेगा, डी बड़ होगा 0 से तब, और डी बराबर होगा 0 के तब। अब हम एक समीकरण लिख रहे हैं, देखेंगे उनके मूल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
परीक्षा में भी डायरेक्ट पूछेगा। मान लो हम लिख रहे हैं -5x², एक द्विघात बहुपद लिख रहे हैं, एक द्विघात बहुपद है 5x² -7x प्लस 8 बराबर 0। क्या है? द्विघात बहुपद इतना के मूलों की प्रकृति बताएं। मतलब इसके मूल के बारे में आप क्या कह सकते हैं, पूरा मूल के बारे में बताना है, मूलों की प्रकृति को बताना है। ठीक, इसको मान लो हम हल करेंगे। अभी बताएं कि मूल के बारे में हम लोग कह सकते हैं, कब क्या कह सकते हैं, उसके लिए हम लोग विवेचक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विवेचक। तो सबसे पहले हल इसका वो समीकरण लिखेंगे 5x² -7x प्लस 8 बराबर 0। इसमें गुणांक हम लोग लिख लेंगे a, b और c। a का मान कितना है? 5। b कितना है? 7। किस में? माइनस में। ये प्लस में, ये वाला माइनस में। और c भी कितना है? प्लस 8। इसका हम लोग वो निकालेंगे विवेचक d। d बराबर होता है b² -4ac। b कितना है? -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है? 5 इंटू c का मान कितना है? 8। 7×49 माइनस है, माइनस के पावर जब सम रहता है तो आंसर प्लस में आएगा, और माइनस के पावर जब विषम रहता है तो आंसर माइनस में आएगा। तो ये माइनस इसका देखो सम है, इसलिए इसका आंसर जो लिखे हैं स्क्वायर करके वो किस में लिखे हैं? प्लस में लिखे हैं। फिर माइनस हो गई 5 का 20 और 20 8 160। देखो घटाएंगे इसको, 10 में से 9 जाएगा 1, अब 5 में से 4 जाएगा तो 1, माइनस में देखो प्लस में ही है, प्लस में कम है, माइनस में ज़्यादा है, इसलिए चिन्ह किसका देंगे? माइनस में। तो यहाँ जो d है किस में आया है? ऋणात्मक आया है, माइनस में आया है। तो नीचे हम लोग यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे चूंकि जो d है वो छोटा है किससे? 0 से। तो हम उस टाइम बताए थे कि d जब छोटा होता है 0 से, इसलिए d छोटा है 0 से, इसलिए कोई मूलों का अस्तित्व नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। मतलब इस समीकरण का कोई हम वो मूल, शून्यक, अल्फा बीटा नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि इसका कोई मूल निकल भी नहीं करेगा। हम लोग कैसे पता किए? विवेचक निकाल के। तो इसके जो ये हम प्रश्न दिए थे, इसका जो द्विघात बहुपद इतना के मूलों के प्रकृति को बताएं। तो द्विघात बहुपद जो मूलों की इसका प्रकृति मतलब मूल के बारे में हम लोग देखो ये इतना बता दिए। कैसे बताए?
अगर ये भी पूछ देगा कि इसका विवेचक निकालें, तो विवेचक निकाल के इतना देख लेंगे, आंसर हो गया। मूल के बारे में क्या कह सकते हैं, मूलों की प्रकृति को बताना है तो मूल के बारे में ये बता सकते हैं हम लोग कि जो डी है ना वो छोटा है कितना से, 0 से, इसलिए जो मूल है उसका अस्तित्व नहीं है, वो मूल कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कब, जब डी छोटा होगा 0 से तब। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये अब आगे देखेंगे, अगर समझ में आए तो अपना राय देना है कि हाँ समझ में आया, तभी हम आगे और कुछ पढ़ाएंगे, वरना हम छोड़ के कोरोना ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे और फिर ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इतना अगर समझ में आए, अगर तुम लोग कहोगे तब आगे पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही हर एक विषय का हम वो क्लास लेंगे, जो जो रूटीन था उसी के अनुसार। जो आसपास जो बच्चे हैं 10th क्लास के, उनको भी तुम लोग सेंड करो ये वीडियो, अगर वो इच्छुक हों, उनको अगर समझ में आए तो उनको भी अगला ये वीडियो उनको भेजा जाएगा। तुमको समझ में आए तो आगे पढ़ाया जाएगा, वरना हम लोग छोड़ के ही सब आराम करेंगे, घर पे पढ़ेंगे नहीं, कोरोना ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे, जब ऑफलाइन में हम लोग ही सब पढ़ेंगे। समझ में आए तो आगे ऐसे पढ़ाई जारी रहेगा।